हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम स्टैटिक जागरूकता अभ्यास प्रश्नों के भाग 9 को करने जा रहे हैं। अब तक हमने 8 भागों को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि स्टैटिक अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के पार्ट 9 को अभी तक पार्ट 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस पार्ट में भी हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और अंत में हम इन सभी के सारांश को देखेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे सामने, जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। सो असवीकरण है, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपके कोई भी चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। आइए अब देखते हैं पहला प्रश्न। निर्यात और आयात के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? विकल्प है परिसंपत्तियां और देनदारियां, भुगतान संतुलन, सकल घरेलू उत्पाद, व्यापार संतुलन, मूल्यह्रास। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, व्यापार संतुलन। स्पष्टीकरण। व्यापार संतुलन एक देश के निर्यात और आयात के बीच का एक अंतर है। यदि कोई देश निर्यात अधिक करता है और आयात कम, तो उसके पास व्यापार अधिशेष होता है। यदि वह इस आयात अधिक करता है और निर्यात कम, तो उसके पास व्यापार घाटा होता है। यह माप किसी देश के कुल भुगतान संतुलन का एक प्रमुख घटक है, लेकिन विशेष रूप से यह केवल वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पर केंद्रित होता है, जो इसे व्यापार भुगतान संतुलन से अलग करता है, जिसमें वित्तीय लेन देन भी शामिल होते हैं। दूसरा प्रश्न है, छोटे वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी डैश है। विकल्प है 10 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ या 1000 करोड़। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, 100 करोड़। स्पष्टीकरण। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी की आवश्यकता 100 करोड़ निर्धारित की है। इस आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटे वित्त बैंकों के पास प्रभावी ढंग से संचालन करने और अपनी वित्तीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बॉन्ड आई जारी करता है? विकल्प है आईएमएफ, आरबीआई, एडीबी, विश्व बैंक या सेबी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, विश्व बैंक। स्पष्टीकरण। बॉन्ड आई एक विशिष्ट प्रकार का बॉन्ड कार्यक्रम है, जिसे विश्व बैंक द्वारा विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए शुरू किया गया है। इन बॉन्डों को उन परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए जारी किया जाता है, जिनका उद्देश्य गरीबी को कम करना और विकासशील देशों में सतत विकास को बढ़ावा देना है। विश्व बैंकों के बॉन्डों को सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि इस संस्था की मजबूत क्रेडिट रेटिंग्स है और इसे सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। भ्रम उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि विभिन्न वित्तीय संस्थान बॉन्ड बाजारों में शामिल होते हैं, लेकिन बॉन्ड आई के संदर्भ में विश्व बैंक जारी करता संस्था है। चौथा प्रश्न है, स्टैटिक क्षेत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र की जुड़वा बैलेंस शीट समस्या को हल करने के लिए आरबीआई ने भारत में एक स्थापित करने के लिए एक मजबूत प्लान बनाया है। विकल्प है सार्वजनिक क्रेडिट पंजीकरण, सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री, सार्वजनिक क्रेडिट समीक्षा, सार्वजनिक क्रेडिट अनुस्मारक, सार्वजनिक वाणिज्य रजिस्ट्री। उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है बी, सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री। स्पष्टीकरण। सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित एक पहल है जिसका उद्देश्य जुड़वा बैलेंस शीट समस्या को हल करना है, जिसमें गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के कारण स्थिर क्षेत्र में तनाव और कॉर्पोरेट क्षेत्र का अधिक ऋणग्रस्त होना शामिल है। पीसीआर का उद्देश्य क्रेडिट जानकारी का एक केंद्र के डेटाबेस बनाना है जो व्यक्तियों और कंपनियों के ऋण और क्रेडिट एक्सपोजर का विस्तृत रिकॉर्ड एकत्र और बनाए रखेगा। ऐसा करके यह उधार प्रक्रिया में पारदर्शिता में सुधार करने, बैंकों के लिए बेहतर जोखिम मूल्यांकन को समीक्षा करने और अधिक सूचित आधार निर्णयों को सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इससे एनपीए की स्थिति को रोकने और जिम्मेदार उधार प्रथाओं को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना से यह उम्मीद की जाती है कि भारत में समग्र वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि क्रेडिट जानकारी आसानी से सुलभ और सटीक रूप से परिलक्षित हो। पांचवा प्रश्न है, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर के चेक उपकरण की तारीख से कितने समय तक वैध होते हैं? विकल्प है 4 महीने, 1 महीना, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, 3 महीने। स्पष्टीकरण। भारत में प्रक्रिया में लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और बैंकर चेक आमतौर पर जारी करने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए वैध होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें इस समय सीमा के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें बासी माना जा सकता है और बैंक द्वारा सम्मानित नहीं किया जा सकता है। छठवां प्रश्न है, स्मार्ट योजना के 4 स्तंभ स्मार्ट सिटी और क्षेत्रीय स्मार्ट सिटी पहलों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन स्तंभों में शामिल नहीं है? विकल्प हैं गतिशीलता, स्थिरता, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, सुरक्षा। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, बुनियादी ढांचा। स्पष्टीकरण। स्मार्ट सिटी और क्षेत्रीय स्मार्ट सिटी पहलों के संदर्भ में आमतौर पर पहचाने जाने वाले स्तंभों में शामिल है। पहला, गतिशीलता, बेहतर पहुंच और दक्षता के लिए परिवहन प्रणालियों को बढ़ाना। सततता, पर्यावरणीय संरक्षण और सतत प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना। कनेक्टिविटी, डेटा साझा करने और एकीकरण की सुविधा के लिए मजबूत डिजिटल संचार नेटवर्क सुनिश्चित करना। हालांकि बुनियादी ढांचा किसी शहर के विकास और संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, इसे कुछ ढांचों में स्पष्ट रूप से एक स्तंभ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय इसे गतिशीलता और कनेक्टिविटी जैसे अन्य स्तंभों का समर्थन करने वाले एक बुनियादी तत्व के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार यदि परीक्षा के संदर्भ में यह निर्दिष्ट किया गया है कि बुनियादी ढांचा मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है, तो इसका मतलब है कि ध्यान स्मार्ट सिटी पहलों को चलाने वाले व्यापक अवधारणाओं पर है, जैसे कि गतिशीलता, सततता और कनेक्टिविटी, ना कि भौतिक बुनियादी ढांचे पर। 7वां प्रश्न है, IRDAI ने सभी तृतीय पक्ष बीमा कंपनियों को सभी वाहनों, 2 पहिया और 3 पहिया, यात्री वाहन और वाणिज्यिक वाहन के वाहन मालिक चालकों को वाहन बीमा पॉलिसी कवर करने का निर्देश दिया है। वह अतिरिक्त प्रीमियम कितना है? विकल्प है 500, 750, 10,000, 1000 या फिर 5,000। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 750। स्पष्टीकरण। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने तृतीय पक्ष बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं। यह सुनिश्चित करें कि वाहन बीमा नीतियों में मालिक चालक के लिए कवरेज शामिल हो। यह समावेश वाहन मालिकों को दुर्घटना की स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। इस मालिक चालक कवरेज के लिए निर्धारित अतिरिक्त प्रीमियम 750 है।
इसका मतलब है कि जब वाहन मालिक तृतीय पक्ष बीमा खरीदते हैं तो उन्हें यह अतिरिक्त प्रीमियम भी देना होगा ताकि वह भी नीति के तहत कवर हो सके। यह परिवर्तन सड़क पर वाहन मालिकों और चालकों की सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नियामक निकाय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 8वां प्रश्न है, आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान बैंक प्रति ग्राहक अधिकतम कितनी राशि तक की मांग जमा, बचत और चालू स्वीकार कर सकते हैं? विकल्प है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000, 5 लाख रुपए या फिर 10,000। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, 1 लाख रुपए। स्पष्टीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान बैंक मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं जिसमें बचत और चालू खाते शामिल हैं, लेकिन वह प्रति ग्राहक अधिकतम 1 लाख की शेष राशि तक सीमित है। यह प्रतिबंध इस उद्देश्य से लगाया गया है कि भुगतान बैंक भुगतान सेवाओं को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि वे बड़े जमा के लिए पारंपरिक बैंकों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करें। भुगतान बैंक व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय को बुनियादी स्थैतिक सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है और जोखिम का प्रभावी ढंग से प्रबंधन होता है। 9वां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अंतर्गत आते हैं। विकल्प है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। स्पष्टीकरण, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुख्य रूप से भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन होते हैं। यह मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित नीतियों के निर्माण, उनके प्रबंधन, दक्षता को बढ़ावा देने और उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि अन्य मंत्रालयों के पास कुछ विशेष क्षेत्रों या उद्यमों पर निगरानी हो सकती है, लेकिन पीएससी का समग्र शासन और समन्वय इस मंत्रालय के अधीन आता है। यह मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विकास और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 100 से अधिक विकासशील देशों को कवर करने वाला तीव्र गरीबी का एक अंतरराष्ट्रीय माप है। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक बनाए रखता है? विकल्प हैं यूनेस्को, अंकटॉट, यूएनडीपी, ओईसीडी, यूएनईपी। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है यूएनडीपी। स्पष्टीकरण, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी और विकास मानव विकास पहल के सहयोग से बनाया रखा जाता है। एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे विभिन्न आयामों में तीव्र गरीबी को मापता है, जो केवल आय स्तरों से परे गरीबी की एक अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है। यूएनडीपी दुनिया भर में सतत विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और एमपीआई विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी का आकलन और समाधान करने में एक प्रमुख उपकरण है। 11वां प्रश्न है, उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत अधिकृत डीलर निवासियों को किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष कितनी राशि तक प्रेषण की अनुमति दे सकता है? विकल्प है 3 लाख अमेरिकी डॉलर, 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर, 2 लाख अमेरिकी डॉलर, 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर या 1 लाख अमेरिकी डॉलर। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर। स्पष्टीकरण,
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत निवासी व्यक्ति प्रति वर्ष 2.5 लाख तक की राशि किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेन देन या दोनों के संयोजन के लिए रेमिट कर सकते हैं। यह सीमा व्यक्तियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है, जिसमें शामिल है विदेश में शिक्षा, चिकित्सा खर्च, यात्रा खर्च, वित्तीय संपत्तियों में निवेश। एलआरएस को वैध उद्देश्यों के लिए धन हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे लेन देन में आसानी होती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ वित्तीय जुड़ाव को बढ़ावा मिलता है। 12वां प्रश्न है डैश भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जिसे सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने और राज्यों की आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। विकल्प है आरबीआई, आईआरडीएआई, नीति आयोग, योजना आयोग या सीबीडीटी। सही उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, नीति आयोग। स्पष्टीकरण। नीति आयोग, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है। इसे योजना आयोग को बदलने के लिए जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था। नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य हैं: पहला, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संवाद को बढ़ाना, नीति निर्माण में एक निचले स्तर से ऊपर की ओर दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय नीतियों में स्थानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखा जाए। नीति आयोग विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विकास समावेशी और सतत हो। 13वां प्रश्न है एमडीआर में एम का पूरा रूप क्या है? विकल्प है व्यापारी, पैसा, व्यापारी, तंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, व्यापारी। स्पष्टीकरण। एमडीआर का मतलब व्यापारी छूट दर है। यह उस शुल्क को संबंधित करता है जो एक व्यापारी बैंक या भुगतान प्रोसेसर को डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए देता है। यह शुल्क आमतौर पर लेन देन राशि का एक प्रतिशील होता है और कुल बिक्री से काट लिया जाता है। इसलिए एमडीआर में एम विशेष रूप से व्यापारी को संबोधित करता है। यदि आपके पास कोई और 14 प्रश्न है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने शिशु किशोर तरुण के 3 प्रस्ताव लॉन्च किए हैं। किशोर खंड के लिए अधिकतम ऋण कवर क्या है? विकल्प है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 5 लाख रुपए। स्पष्टीकरण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 3 श्रेणियों के रूप ऋण प्रदान करती है। शिशु ऋण 50,000 तक के ऋण, किशोर 50,000 से 5 लाख तक के ऋण, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण। किशोर खंड विशेष रूप से 5 लाख का अधिकतम ऋण कवर प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसाय को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। 15वां प्रश्न है यूसीबी और एसएफबी में बदलने के लिए न्यूनतम पूंजी कितनी आवश्यक है? विकल्प है 20 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ या 150 करोड़। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 100 करोड़। स्पष्टीकरण। अपने आप को एक लघु वित्त बैंक के में बदलने के लिए एक सरकारी बैंक को 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम पूंजी बनाए रखनी होती है। यह आवश्यकता इसलिए है ताकि बैंक के पास अपने संचालन का समर्थन करने और जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए एक ठोस पूंजी आधार हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन दिशा निर्देशों को नई स्थापित एसएफबीज की वित्तीय स्थिरता और स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया है। 16वां प्रश्न है एनईएफटी में प्रतिदिन कितने बैच होते हैं? विकल्प है 20, 32, 48, 64 या फिर 59। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 48। स्पष्टीकरण। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली पूरे दिन में 48 बैचों में संचालित होती है।
लेन देन आधे घंटे के अंतराल में संसाधित होते हैं, जिसमें एक बैंक खाते दूसरे बैंक खाते में धन हस्तांतरण संभव होता है। यह भुगतान की समय पर प्रक्रिया की अनुमति देता है, जिससे एनईएफटी भारत में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक विकल्प बन जाता है। 17वां प्रश्न है, एमएसएमई में कितने उप क्षेत्र हैं? विकल्प हैं 12 उप क्षेत्र, 25 उप क्षेत्र, 29 उप क्षेत्र, 47 उप क्षेत्र या फिर 53 उप क्षेत्र। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 47 उप क्षेत्र। स्पष्टीकरण, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को 47 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण सरकार के विभिन्न उद्योगों को एमएसएमई के अंतर्गत पहचानने और बढ़ावा देने के प्रयास का हिस्सा है। यह उन उप क्षेत्रों में विनिर्माण और सेवा उद्योग दोनों को कवर करने वाली विविध गतिविधियां शामिल है। यह वर्गीकरण नीति और कार्यक्रम के निर्माण में मदद करता है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एमएसएमई के विकास को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे संसाधनों, वित्त पोषण और सहकारी सहायता को बेहतर आवंटन संभव हो पाता है। 18वां प्रश्न है, भारत ईटीएफ के लिए परिपक्वता अवधि क्या निर्धारित की गई है? विकल्प हैं 1 वर्ष और 5 वर्ष, 2 वर्ष और 7 वर्ष, 3 वर्ष और 10 वर्ष, 4 वर्ष और 12 वर्ष, 5 वर्ष और 8 वर्ष। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 3 साल और 10 साल। स्पष्टीकरण, भारत ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को निवेशकों को सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने का अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत ईटीएफ के लिए परिपक्वता अवधि 3 साल और 10 साल निर्धारित की गई है। यह संरचना निवेशकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम की भूख के आधार पर विभिन्न निवेश चीजों के बीच चयन करने की अनुमति देती है। 19वां प्रश्न है, सेमी क्लोज पीपीआई की सीमा क्या है? विकल्प है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए या फिर 1,000 रुपए। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 10,000 रुपए। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, एक सेमी क्लोज प्रीपेड भुगतान उपकरण पीपीआई उपभोक्ता को एक विशिष्ट समूह के व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने की अनुमति देता है। एकल लेन देन के लिए सेमी क्लोज पीपीआई की सीमा 10,000 प्रति माह निर्धारित की गई है। यह सीमा उपभोक्ताओं को भुगतान करने में लचीलापन प्रदान करते हुए लेन देन को विनियमित और निगरानी करने में मदद करती है। 20वां प्रश्न है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को क्या नाम दिया गया है जो पूंजीगत लाभ या प्रशंसा के बजाय मासिक या त्रैमासिक आधार पर वर्तमान आय पर जोर देता है? विकल्प है इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड, स्पेशलिटी फंड, इनकम फंड या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, आई फंड। स्पष्टीकरण, एक आई फंड म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का एक प्रकार है जो अपने निवेशकों के लिए वर्तमान आय उत्पन्न करने पर केंद्रित होता है, आमतौर पर ब्याज या लाभांश के माध्यम से। यह निश्चित आय प्रतिभूतियों जैसे बॉन्ड या लाभांश भुगतान करने वाले शेयरों में निवेश करके प्राप्त किया जाता है, बजाय पूंजीगत लाभ या संपत्ति मूल्य में प्रशंसा की तलाश के। आय फंड नियमित आय की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक स्थिर आय प्रवाह प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। 21वां प्रश्न है, भारत सरकार की नाबार्ड में हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? विकल्प है 70%, 85%, 90%, 50% या 100%। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 100%। स्पष्टीकरण, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत में एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान है
जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। भारत सरकार नाबार्ड में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखती है। उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत सरकार नाबार्ड में 100% हिस्सेदारी रखती है, जिसका मतलब है कि नाबार्ड पूरी तरीके से भारत सरकार के स्वामित्व में है। 22वां प्रश्न है, म्यूचुअल फंड को कौन नियंत्रित करता है? विकल्प है IRDA, RBI, सेबी, AMFI या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, सेबी। स्पष्टीकरण, भारत में म्यूचुअल फंड्स को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी वह नियामक प्राधिकरण है जो निवेश हितों की रक्षा, प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने और विनियमित करने और म्यूचुअल फंडों के उचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह नियम और दिशा निर्देश स्थापित करता है जिनका म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने संचालन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पालन करना होता है। 23वां प्रश्न है, भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए नियम और विनियमन कौन बनाता है? विकल्प है IRDA, सेबी, RBI, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है RBI। स्पष्टीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक वह नियामक प्राधिकरण है जो भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए नियम और विनियमन बनाता है। केंद्रीय बैंक के रूप में RBI स्थैतिक प्रणाली की देखरेख करता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है और वित्तीय संस्थानों को स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए विनियमित करता है। यह स्थैतिक संचालन, पूंजी आवश्यकताओं और अन्य नियामक ढांचे के संदर्भ में दिशा निर्देश निर्धारित करता है जिनका बैंकों को पालन करना चाहिए। 24वां प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की परिपक्वता अवधि क्या है? विकल्प हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। सही उत्तर देने के लिए सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है 5 वर्ष। स्पष्टीकरण, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। यह योजना विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजाइन की गई है, जो उन्हें एक सुरक्षित नियमित आय विकल्प प्रदान करती है और नियमित बचत खातों की तुलना में उच्च ब्याज दरें प्रदान करती है, जो प्रारंभिक परिपक्वता के बाद इसे अतिरिक्त 3 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। 25वां प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के अनुसार चुनावी बॉन्ड की वैधता को परिभाषित किया गया है। विकल्प है 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन, 55 दिन या 60 दिन। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 15 दिन। स्पष्टीकरण, 2018 की इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना के अनुसार इलेक्ट्रोल बॉन्ड की वैधता 15 दिन होती है, जो जारी करने की तारीख से शुरू होती है। इन बॉन्ड्स का उपयोग व्यक्ति या संस्थानों, राजनीतिक दलों को दान करने के लिए किया कर सकते हैं। वैधता अवधि समाप्त होने के बाद इन बॉन्ड्स को नकद नहीं किया जा सकता। इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जबकि दाताओं को गुमनाम रहने की अनुमति देना है। अब बात करें सारांश की, तो देखिए हमने देखा निर्यात और आयात के बीच का अंतर, लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी, बॉन्ड ई जारी करता, ट्विन बैलेंस शीट समस्या का समाधान, चेक और संबंधित उपकरणों की वैधता। स्मार्ट शहरों के लिए स्मार्ट योजना के स्तंभ, वाहन बीमा नीतियों के अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान, बैंकों के लिए अधिकतम मांग जमा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचांक का रक्षा करने वाला, उदारीकृत प्रेषण योजना सीमा, भारत सरकार का नीति थिंक टैंक, MDR में M का पूरा रूप, मुद्रा योजना में किशोर खंड के लिए अधिकतम ऋण, USCB को SFB में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी, NEFT बैचों की दैनिक संख्या, MSME उप क्षेत्रों की संख्या, भारत ETF के लिए परिपक्वता अवधि, अर्धबंद PPI की सीमा, वर्तमान आय पर जोर देने वाले फंड का प्रकार, नाबार्ड में सरकार की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड्स का विनियमन, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नियम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की परिपक्वता अवधि, चुनावी बॉन्ड की वैधता। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।